So now let us continue with the third lecture of thermodynamics. तो अब डिस्कस करते हैं कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट चेंज प्लस वर्क. अब ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है और इसमें जो चेंज है हम उसको क्यों मेज़र करना चाहते हैं. ठीक है, अब देखो किसी भी सिस्टम को ले लो, चाहे आप एक गिलास पानी ले लें या कोई और ले लें या कोई गैसेस सिस्टम ले लें, किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हम जो सिस्टम की बात कर रहे हैं ये एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक गैस ले लेता हूँ इस कंटेनर में. इस गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल होगी, रोटेशनल होगी, मतलब पार्टिकल्स मूव भी कर रहे होंगे, रोटेट भी कर रहे होंगे, हो सकता है वाइब्रेट भी कर रहे हों. ठीक है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और कुछ ग्रेविटेशनल, जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल भी हो सकती है. तो पार्टिकल्स के पास बहुत डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज हैं. तो इस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज द इंटरनल एनर्जी, इट्स द सम ऑफ ऑल पॉसिबल energies of constituent particles of a system. Constituent particles of a system कि किसी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी सारी एनर्जीज को मिला दो, मतलब काइनेटिक एनर्जी को मिला दो, पोटेंशियल एनर्जी को मिला दो, उनकी न्यूक्लियर एनर्जीज हैं वो मिला दो, वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं जो भी हैं. ठीक है, तो सारी एनर्जीज को मिला दो सभी पार्टिकल्स के लिए, तो वो मिला के क्या बनता है? दैट बिकम्स इक्वल टू यू, इंटरनल एनर्जी. अब इंटरनल एनर्जी को मेजर करने में प्रॉब्लम क्या है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, न्यूक्लियर, वाइब्रेशनल, ये सारी जो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं हर एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है ये तो हम नहीं बता सकते. ठीक है, तो ये हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी यू, इसको कई बुक्स में कैपिटल ई से भी डिनोट किया होता है. ठीक है, तो यू और कैपिटल ई से इसको डिनोट करते हैं. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू कैन नॉट बी मेजर्ड बट ओनली, हाँ आप क्या मेजर कर सकते हो? अगर इस सिस्टम को 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी आप सप्लाई करते हो तो उसकी एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी? 100 से. तो पहले जितनी भी थी उससे अब 100 ज़्यादा होगी. अगर ये सिस्टम 200 अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करता है तो अब जो नई एनर्जी आएगी दैट विल बी 200 लेस देन द इनिशियल वैल्यू. तो चेंज कितना हुआ है, कितने से एनर्जी बढ़ रही है या कितने से एनर्जी कम हो रही है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है ये हम नहीं बता सकते. ठीक है, तो वी कैन ओनली कैलकुलेट बट ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड. इसीलिए जो फर्स्ट लॉ है वो इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करता, उसमें चेंज कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करता है. और चेंज या तो हीट सप्लाई या हीट रिमूवल की वजह से आएगा या वर्क की वजह से आएगा, कि वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो इंटरनल एनर्जी के बारे में इतना क्लियर है. अब जब एक हम आइडियल गैस की बात करते हैं, फॉर एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इट्स अ फंक्शन ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली. मतलब आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. मतलब U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. टेम्परेचर डबल तो इंटरनल एनर्जी डबल. ठीक है, टेम्परेचर हाफ तो इंटरनल एनर्जी हाफ. किसके लिए? सिर्फ आइडियल गैस के लिए बात हो रही है. इसका मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो U भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता. और टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में.
तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू ज़ीरो होता है, क्योंकि ना तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो इसीलिए ना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो अगर हम देखें कि डेल यू अपॉन डेल वी एट टी कांस्टेंट टेम्परेचर इज ज़ीरो। देखो इसको लिखने का मतलब क्या है, डेल यू बाई डेल वी का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि चेंज इन, ये जो टर्म है डेल यू, ये बता रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, डेल को आप ऐसे समझ लो डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज जीरो, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया तो यू कांस्टेंट हो गया, तो उसमें चेंज कितना आएगा, जीरो। मतलब इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती तो प्रेशर के साथ भी चेंज नहीं होती, तो डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये भी जीरो। तो ये जो बाहर प्रॉपर्टी लिखी होती है ना, इसको लिखने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब यू भी कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो ही आएगी। पर अगर यू को टेम्परेचर के साथ ही चेक करें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं सीवी। ठीक है, सीवी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर चेंजेस ओनली चेंज काइनेटिक एनर्जी एंड नॉट पोटेंशियल एनर्जी। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है पार्टिकल्स की, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पर कोई भी एक एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी पे तो इफेक्ट पड़ेगा। ओके, इतना बात क्लियर है? सो यू कैन जस्ट नोट दिस डाउन। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में, सो नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए जैसे कि आप एक किसी लिफ्ट में खड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप लिफ्ट में खड़े हैं और यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है। अब ये जो लिफ्ट है मान लीजिए ये रोटेट कर रही है, या ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, या रोटेट कर रही है। ठीक है, तो अगर ये रोटेट कर रही है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से और आप अंदर खड़े हैं, आपको हम बोल देते हैं ऑब्जर्वर 1, और एक ऑब्जर्वर बाहर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो दैट इज ऑब्जर्वर 2। तो आप इस लिफ्ट के अंदर हैं और आप भी घूम रहे हैं, तो ये बॉक्स भी घूम रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में तो बॉक्स घूम नहीं रहा, आपके रिस्पेक्ट में तो बॉक्स क्या है, रेस्ट पे है, कोई सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि आप भी घूम रहे हैं तो वो भी घूम रहा है। ठीक है, तो ये वही बात है कि चलती हुई गाड़ी में आपके रिस्पेक्ट में बाकी लोग रेस्ट पे होते हैं, पर जो ग्राउंड पे खड़ा है आदमी उसके रिस्पेक्ट में बस भी जा रही है और उसके अंदर बैठे लोग भी मूव कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर 2 को तो दिख रहा है कि ब्लॉक घूम रहा है, पर 1 को ऐसा नहीं लग रहा। तो ब्लॉक की अगर हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो एक केस में तो वो घूम रहा है, एक केस में नहीं घूम रहा, तो उसकी जो रोटेशनल एनर्जी है या रोटेशनल कंपोनेंट है क्या वो ऐड होगा? तो क्या दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या दोनों ऑब्जर्वर के लिए इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन डिफरेंट होगी? नहीं। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इंटरनल पार्ट है, आप उसको कहाँ से देखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो दोनों केसेस में इस ब्लॉक बॉक्स की जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज सेम। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो U इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास डबल तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो जाएंगे, पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे तो सबकी जो
एनर्जीज हैं वो ऐड होंगी, ठीक है ना। अगर 10 पार्टिकल्स की एनर्जी U है तो 20 पार्टिकल की 2U होगी, सीधी सी बात है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बल्क बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, एंड U इज अ स्टेट फंक्शन। तो U की जो वैल्यू है इंटरनल एनर्जी की वो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि कैसे, सॉरी नॉट कैसे, कि आप किस इनिशियल पॉइंट से किस फाइनल पॉइंट पे जा रहे हो, कैसे गए इस पे डिपेंड नहीं करता। कि अगर आपने 20 अमाउंट ऑफ हीट दी, ठीक है, कैसे दी कोई मतलब नहीं है। तो अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज 50 का आया तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने 100 एनर्जी दी और 50 निकाल ली, ऐसा भी हो सकता है कि आपने दी ही 50, ठीक है, या ऐसा हो सकता है आपने 200 दी और उसमें से 150 निकाल ली, ठीक है। तो 50 का जो चेंज आया वो तो अलग अलग तरीक़ों से आ सकता है, तो कैसे वो चेंज आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज कितना आया 50 का, तो इट्स अ स्टेट फंक्शन। ओके, देन एक छोटा सा पॉइंट और जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी जस्ट एक पॉइंट आप नोट कर लें कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes 1.2 RT पर मोल, ठीक है, टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी, टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। तो अगर हमारे पास टोटल F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम RT/2 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना करेंगे, F इंटू RT/2, ठीक है, पर मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसको भी कि कैसे डिफाइन करते हैं, अभी आप इतना सा पॉइंट ये नोट डाउन कर सकते हैं।